हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी के मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठे हैं क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पार्ट 1 सिखाएंगे आज आपको। ठीक है गाइज, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे मैं पेन ले लूँ थोड़ा सा। चलिए, तो अगर देखा जाए तो अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि प्रोटीन में टोटल 4 आर्किटेक्चरल लेवल्स होता है। ठीक है बेटे, समझिए इस बात को। सबसे पहला लेवल है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड चौथा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इन चारों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर पर रहेगा। इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम आज इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पूरे जोश के साथ तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो अगर हम बात करें प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में तो आप क्या पाएंगे कि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसी को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं डायग्राम से। यहाँ मैं एक डायग्राम बना रखा है, अगर आप डायग्राम में देख पाएंगे तो देखिए ये आपका एन टू सी अरेंज है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। चलिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो अमाइनो एसिड यहाँ लिया गया है, सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है वो आपका सीरीन अमाइनो एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ग्लाइसिन, तीसरा है आपका टायरोसिन, चौथा आपका वैलिन है और पांचवा आपका ल्यूसिन है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले सीरीन था, फिर ग्लाइसिन आया, फिर आपका टायरोसिन आया, फिर वैलिन आया, फिर ल्यूसिन आया। तो ये एक अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड का एक चेन में। अगर आप इस तरह का लीनियर चेन देख पाएंगे, इसमें क्या है, ऐसे ऐसे अरेंज है अमाइनो एसिड। तो इसी अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन लीनियर चेन, इसी को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो लिख के रखिएगा, डाउट से में ले लेंगे। चलिए अब सवाल यह है कि इसमें जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस में अरेंज है, ये सीक्वेंस में अरेंज कैसे हैं, इनको होल्ड करके कौन रखा है, इनको बांध करके कौन रखा है। तो इस बात को देखोगे तो क्या पाओगे, यहां देखिए इस अमाइनो एसिड का, और देख पाओगे तो इस अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का एमीन ग्रुप ले लो और दोनों को जोड़ दो। यानी अगर ये अमाइनो एसिड है, इसका ले लो कार्बोक्सिल ग्रुप और सेकंड अमाइनो एसिड को ले लो एमीन ग्रुप, दोनों को जोड़ोगे तो एक बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड बनने के प्रोसेस में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाता है। इस बॉन्ड बनने के प्रोसेस को मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ डायग्राम में देखिए। राइट टॉप कॉर्नर पर देखेंगे तो क्या पाएंगे, ये एक अमाइनो एसिड है जो लेफ्ट साइड में, दूसरा अमाइनो एसिड जो कि राइट साइड में। देखिए फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है ये है, इसका मैंने OH ले लिया। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा अमाइनो एसिड का जो राइट साइड में है, इसके एमीन ग्रुप का हमने H ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, पानी निकाल दिया, यानी पानी बन गया। इससे क्या बना, CONH, एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड का अगर देखोगे ग्रुप तो CONH क्या है, एक अमाइड ग्रुप है। क्या है ये, अमाइड ग्रुप है, इसलिए इसको कहते हैं एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। चूंकि ये अमाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के बीच में बना हुआ है और ये प्रोटीन में पाया जाता है, इसलिए कभी कभी इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल होता है, काफी स्ट्रांग होता है। इसको बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी भी कैटालिसिस की अगर आप कैटालिस्ट नहीं डालते हो, कोई एजेंट नहीं डालते हो, आपको ऊर्जा देना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसलिए इसका फ्री एनर्जी जो है वह ऊर्जा मांगता है। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पॉइंट पर 2014 या 2015 में CSIR ने एक क्वेश्चन पूछा था कि पेप्टाइड बॉन्ड का जो हाइड्रोलिसिस है वह क्या होता है। वह आपका ये एंट्रोपिकली मतलब कि फ्री एनर्जेटिकली वह फेवरेबल है कि नहीं फेवरेबल है। तो जब एंजाइम डालेंगे तो वह फेवरेबल हो जाता है। ठीक है बेटे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम क्या करेंगे कि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप देख पाएंगे तो अगर किसी प्रोटीन में एक सीरीज ऑफ अमाइनो यानी बहुत सारा अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाता है वाया पेप्टाइड बॉन्ड, तो वह बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। यहां तक आशा करता हूं आप समझ पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, इस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड अरेंज है उसका एक यूनिक और प्रिसाइज सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं, मैंने यहां समझा रखा है एग्जाम्पल, यहां पर दिया एग्जाम्पल, सीरिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, वैलिन, ल्यूसिन। ठीक है, अगर इसी को बदल दो, सीरिन को बदले सीरिन डाल दो, उसमें डाल दो आप टायरोसिन, ग्लाइसिन, वैलिन और ल्यूसिन। आपने टायरोसिन डाला सेकंड पोजीशन पर, यहां था आपका थर्ड पोजीशन पर। ये आपने क्या किया, जरा सा अमाइनो एसिड के पोजीशन को आपने बदल दिया। इससे क्या होगा, उस अमाइनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाएगा। इसी को कहते हैं डिफाइंड सीक्वेंस होता है किसी भी अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। आशा करता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा पूछिएगा, डाउट सेशन में बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप पेप्टाइड बॉन्ड में किसी भी प्रकार का कैटालिसिस नहीं करते हैं, नॉर्मली रखते हैं, तो उस पेप्टाइड बॉन्ड को टूटने में 1000 साल लग सकता है। ये उसका अप्रोक्सीमेट लाइफ टाइम है, याद रखिए, इतना ज्यादा स्टेबल है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। और दूसरी बात करें तो जब आपके पॉलीपेप्टाइड में कोई अमाइनो एसिड पाया जाता है लिंक होकर के, इसको बोलते हैं रेजिड्यू कहते हैं। क्लियर है? जैसे यहां एग्जांपल देखिए, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या है, आपका सीरिन अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, रेजिड्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, रेजिड्यू। लेकिन आप जब इस पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ देंगे, यहां से सीरिन आपका बाहर निकल जाएगा। अगर सीरिन यहां से अगर आपका बाहर निकलता है तो इसको बोलेंगे अमाइनो एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अमाइनो एसिड कहेंगे। यही डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में यही डाल के पूछ देगा, जय में पूछ सकता है, गेट में पूछ सकता है, जेएनयू के पेपर में पूछ सकता है। इससे तैयार रहना, छोटा छोटा कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पॉलीपेप्टाइड चेन में उसकी जो पोलैरिटी होती है वह होती है N2C टर्मिनल। कैसे, देखिए आया कहां से शब्द। अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे जो नीचे दिया हुआ है, इसके सबसे लेफ्ट कॉर्नर में जो सीरिन अमाइनो एसिड है, यह अमाइनो एसिड का जो एमीन ग्रुप ये क्या है, फ्री है। किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड में ये लिंक नहीं है, इसलिए कहा कि ये एन टर्मिनल फ्री। एन कहां से आया, एमीन ग्रुप का, नाइट्रोजन से आया एन टर्मिनल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के सबसे राइट कॉर्नर पर देख पाएंगे तो यहां देखिए एक आपका आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड है जिसका सी टर्मिनल फ्री है, क्योंकि यह COOH किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड नहीं है, इसलिए यहां से टर्म आया सी टर्मिनल। आशा करता हूं आज के बाद नहीं भूलोगे कि एन टर्मिनल सी टर्मिनल क्या होता है, और हमेशा सीक्वेंस बाय कन्वेंशन N2C टर्मिनल ही अरेंज होता है। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले भी रखा है, इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सेम चीज है, वहाँ माइनर से बदल दिया है, बट सीक्वेंस वहाँ पर उस तरह का हो जाएगा और N2C उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन को तो वहाँ एक बैकबोन है या मेन चेन है, वह क्या है, वह कॉन्स्टेंट है, वह नहीं बदलता है। क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि जब बैकबोन को देखोगे तो क्या पाओगे, CONH 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 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बैकबोन में जो CO जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है। ठीक है, और NH जो है इसका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, क्योंकि इसके पास H है, CO के पास जो कि हाइड्रोजन नहीं है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकता है। एक एक्सेप्शन है प्रोलीन। प्रोलीन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होता है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रोलीन, क्योंकि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा मेरे अमाइनो एसिड के लेक्चर में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत हो आप लिख के रखना, आपको डाउट से समय क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, आपको पता है कि प्रत्येक अमाइनो एसिड का जो साइड चेन होता है, वो साइड चेन क्या है, डिफरेंट होता है। तो देखिए
यहाँ CH2OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर टायरोसिन ग्रुप है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ आपका ये ब्यूटेन है, क्योंकि 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ये क्या है, साइड चेन डिफर कर रहा है, यानी वह उसका वेरिएबल ग्रुप हो गया, और कांस्टेंट क्या है, बैकबोन में CONH ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आ गया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन हमारे सिस्टम में होता है उसमें 50 से लेकर के 2000 अमाइनो एसिड रेजिड्यू पाया जाता है। ये फैक्चुअल चीजें हैं कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है उसमें मिनिमम 50 अमाइनो एसिड रेजिड्यू है और मैक्सिमम 2000 तक हो सकता है। इसको याद रखिएगा, फैक्चुअल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप प्रोटीन के मोलिकुलर मास को डाल्टन में एक्सप्रेस करते हैं, किलोग्राम ग्राम में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, क्योंकि 1 डाल्टन 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ही होता है। इसको बाद में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसको ग्राम पर मोल मान के चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है 50,000 डाल्टन, 50,000 डाल्टन का मतलब होता है 50,000 इसका 50,000 एटॉमिक मास यूनिट इसका यूनिट होता है। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो खासकर बच्चे पेपर में ही मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं, कि लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन में क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग होती है। ये क्रॉस लिंकिंग किसकी वजह से है? ये क्रॉस लिंकिंग आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड के बनने की वजह से है। जरा नीचे डायग्राम में देखो, मैंने आपको एक इंसुलिन हार्मोन्स है जो कि प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर लिया जाए। ध्यान से देखो, अभी समझा देंगे कि क्रॉस लिंकिंग डाइसल्फाइड से कैसे बनता है। देखो इसमें 2 चेन दिखाया है, ए चेन, बी चेन, सी चेन भी होता है, बट सी चेन हटा दोगे तो इंसुलिन बन जाएगा, सी चेन रखोगे तो प्रो इंसुलिन बन जाएगा जो कि इनएक्टिव होता है। अगर ए चेन को देखोगे तो ये लीनियर चेन है। इसमें देखो यहाँ पर क्या है, सिस्टीन अमाइनो एसिड है, यहाँ पर भी सिस्टीन अमाइनो एसिड है। आपको पता है कि सिस्टीन के साइड चेन में एक एसएच ग्रुप होता है जिसको थियोल ग्रुप कहते हैं। यहाँ भी एसएच ग्रुप है जिसको थियोल ग्रुप कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये थियोल ग्रुप आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? डाइसल्फाइड लिंकेज, यानी आपका डाइसल्फाइड लिंकेज एक सेम पॉलीपेप्टाइड में, सेम पेप्टाइड चेन में एडिशन साइड में बना सकता है। ठीक है, एक तो ये आपका बन गया। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि पहला पॉलीपेप्टाइड चेन ए और दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन बी, इन दोनों के बीच में भी आपका डाइसल्फाइड लिंकेज बन सकता है। यानी डाइसल्फाइड लिंकेज आपका इंट्रा पेप्टाइड भी होता है और बिटवीन द पेप्टाइड भी होता है। कल को यही सवाल पूछ दे आपसे कि जो डाइसल्फाइड बनता है ये सिर्फ विद इन द पेप्टाइड होता है कि 2 डिफरेंट पेप्टाइड के बीच में बनता है, तो सवाल है विद इन द भी होगा और 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में। मतलब ये आपका हाथ में, अगर मेरा हाथ अगर पॉलीपेप्टाइड है तो इसके बीच में हो सकता है, या एक यहाँ होगा और एक यहाँ है। अब बीच में ये क्या है? आपका पॉलीपेप्टाइड, सॉरी, बीच में आपका ये डाइसल्फाइड लिंकेज है। ठीक है, आई समझ में बात? सारी बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। इसमें बोला है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं उसमें बहुत सारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से आउटसाइड सेल जो प्रोटीन्स होते हैं वह डाइसल्फाइड ज्यादा होता है, लेकिन सेल के अंदर का प्रोटीन में डाइसल्फाइड नहीं होता है। कोई बताया क्यों नहीं होता है? कोई बताएगा मुझे? सबको इस सवाल का जवाब मुझे बताएंगे जब मैं डाउट सेशन लेने आऊंगा। तो उस डाउट सेशन में ये सवाल पूछूंगा, आप वहां मुझे जवाब देंगे कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन में डाइसल्फाइड लिंकेज क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये सवाल रहेगा आपके लिए, आपसे पूछूंगा डाउट सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है कि एक डाइपेप्टाइड बनाने के लिए मिनिमम कितना अमाइनो एसिड चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 अमाइनो एसिड ले ले, A1 और A2, इसके बीच में बनाया पेप्टाइड तो ये बन गया डाइपेप्टाइड। ये मत समझ कि मोनोपेप्टाइड है कि कोई सिंगल बॉन्ड बना, इससे नहीं। मिनिमम 2 अमाइनो एसिड चाहिए एक डाइपेप्टाइड बनाने के, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 अमाइनो एसिड से डाइपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड तो क्या बन जाएगा? ट्राइपेप्टाइड। यानी जितना ज्यादा अमाइनो एसिड उतना ही आपका क्या बनेगा? पेप्टाइड। 2 से डाई, 3 से ट्राई, 4 से टेट्रा, 5 से पेप्टापेप्टाइड। और दूसरी बात, जितना अमाइनो एसिड उतना एक कम कर दो, क्या हो जाएगा? आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। 2 अमाइनो एसिड है, 2 में 1 कम करो, 1, यहां पर एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है। 3 अमाइनो एसिड है,
एक कम करो, उसमें एक माइनस करो तो बचा 2, यानी वहां पर 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कंसेप्ट याद रखिए, कभी कभी यही सवाल पूछ देगा आपसे। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते। ये सवाल पूछ सकता है बीएससी लेवल के बाद, जब आप जाएंगे एमएससी करने के लिए और जब एंट्रेंस देंगे, जैम देंगे पेपर, तो हो सकता है कि पूछ दे आपसे। ठीक है, वो बहुत बच्चों को यही नहीं पता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंस बात है अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बारे में। मैंने कहने का मतलब यह है मेरा कि भैया इतना ज्यादा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस के पीछे इतना हम क्यों पड़ गए। A1 यहाँ है, A2 यहाँ है, A3 यहाँ है, A4 यहाँ है, ये काफी ज्यादा लोग इंपॉर्टेंट बताते हैं। आखिर अमाइनो एसिड सीक्वेंस का एक प्रिसाइज यूनिक बात क्यों ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस है, तो उसका भी तो इंपॉर्टेंस अभी देखो आप। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी एंजाइम का जो कैटालिटिक एक्शन होता है, ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस बताता है। जरा सा अमाइनो एसिड सीक्वेंस को बदल दोगे, उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के कैटालिटिक एक्शन में बदलाव आ जाता है। ये एक कारण है, याद रखना, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा आपसे। दूसरा कि क्यों जरूरत है अमाइनो एसिड सीक्वेंस का, कहता क्या है, अगर आप किसी प्रोटीन को जो आपने आइसोलेट किया प्लांट से या एनिमल से, उसका आपने सीक्वेंस क्या किया, सीक्वेंस आपने उसका जान लिया, तो उस सीक्वेंस को जान करके आप खुद से अपने मन का उस सीक्वेंस में वेरिएशंस करके एक नोवेल प्रोटीन खुद से बना सकते हो। एक ये ज्यादा इंपॉर्टेंस बात है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात। लोग बहुत सारे आज के जमाने में आजकल बहुत सारे लोग सिंथेटिक वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस मान चल गया, उस सीक्वेंस खुद से बना लेंगे और लैब में तैयार करते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है। तीसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में आ सकता है, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर को कौन डिसाइड करेगा कि कैसा प्रोटीन अपना 3D स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगा, वह बताता है उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, ये बताएगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, पेपर में आ सकता है स्टेटमेंट बना करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात, डीएनए में जो जेनेटिक मैसेज है उसको 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर से कोरिलेट कर सकते हो। कैसे? अरे आपको पता है ना कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन, डीएनए से आरएनए गया, आरएनए से प्रोटीन बना, और आरएनए में आपको पता है कि आरएनए में 3 बेस पेयर्स को 3 बेस पेयर्स जब मिलेगा उससे क्या बनता है, एक अमाइनो एसिड बनता है। इसी को ना कोडोन कहते हो आप लोग। 3 बेस पेयर मतलब एक कोडोन एक अमाइनो एसिड के लिए होता है। क्लियर है? यही लिंकिंग है डीएनए और प्रोटीन के बीच में। क्लियर हो गया? बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, आप कुछ रूल्स को अनकवर कर सकते हो जो कि फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में हेल्प करता है। यानी अगर आप अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जान जाओगे तो आप प्रोटीन कैसे फोल्ड करके 3D स्ट्रक्चर बनाया इसको पता कर सकते हो। जब हम पढ़ाएंगे आपको प्रोटीन फोल्डिंग तो वहां इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही समझो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो सबसे आजकल ये चल रहा है लोगों में, आजकल साइंटिस्ट पे ज्यादा ध्यान भी दे रहे हैं कि कोई भी फैटी डिजीज हो, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस डिजीज का कॉज कहां होगा, डीएनए में कॉज होगा। लेकिन डीएनए में जाओगे कैसे, तो इस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोटीन को ढूंढो कि कौन सा प्रोटीन इस डिजीज को कॉज करता है। उस प्रोटीन का सीक्वेंस को निकालो तो आपको मिलेगा कि भाई A1 A2 A3 ये सीक्वेंस मिलकर के इस डिजीज के रेस्पॉन्सिबल है। इस सीक्वेंस को ट्रेस करके वापस जाओ डीएनए में। जब डीएनए में जाओगे तो वहां मालूम चलेगा भाई कि यहाँ तो बेस पेयर का लोचा है। मान लो कि ट्रिपल सी ये बेस पेयर मिल करके इस डिजीज को कॉज किया है, तो इस सी को हटा करके अगर ए डाल दो, मान एक हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं, ए डाल दो तो ये बीमारी ठीक हो सकता है। मतलब अगर आप डिजीज प्रोटीन के सीक्वेंस को पता कर लेंगे तो आप उससे क्या कर सकते हैं, ट्रेस बैक करके ये पता कर सकते हैं कि उस प्रोटीन को बनाने वाला हमारे पास कौन कौन से बेस पेयर्स है। उसको खेल गए उस बेस पेयर पर, आप समझ गए तो कल को इस बीमारी का क्या कर सकते हैं, आप बहुत इलाज ढूंढ सकते हैं जो परमानेंटली इलाज पक्का हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपको बताने की कोशिश में कर रहा था। और आखिरी बात, इसका एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी यहाँ पर छूट गया। और आखिरी बात, आप किसी प्रोटीन के सीक्वेंस को पता कर लोगे तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पता कर सकते हो। मान लेते हैं आपने 5 लिया ऑर्गेनिज्म, A B C D, 4 लिए, सॉरी 4 मान लो, चारों के प्रोटीन का सीक्वेंस
चारों में एक प्रोटीन P1 है, इसका सीक्वेंस पता करो। पता चला कि चारों ऑर्गेनिज्म में इस P1 प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। इससे क्या पता चला कि चारों के चारों एक ही एंसेस्टर से डिराइव हुए हैं। तो आप प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस को पता कर लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उस प्रोटीन का सीक्वेंस कितने प्रोटीन में सिमिलर है। उससे पता यह चलेगा कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से आए हुए हैं या डिफरेंट एंसेस्टर से आए हुए हैं, ये आप पता कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी डाउट होगा पूछना डाउट सेशन में, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, आपके सहूलियत के लिए कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया भी है बेटा, ये क्वेश्चन जैम में और गेट के पेपर में खूब आया है सवाल। अभी तक तो आपके CSI में नहीं पूछा है, पर जैम गेट में खूब सवाल पूछा है। और ये 2 नंबर का सवाल न्यूमेरिकल में आ जाते हैं, इवन आपका MCQ में आ जाएगा। तो कितने टाइप्स के सवाल हो सकते हैं मैं डालने की कोशिश किया है, समझिए। सबसे पहला सवाल आ सकता है कि कोई पॉलीपेप्टाइड चेन दे देगा, उसमें आपको अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दे देगा, अमाइनो एसिड का नाम दे देगा और आपको कहेगा कि उस प्रोटीन का मोलिकुलर वेट निकालो ओवरऑल। ठीक है, कैसे निकालोगे जरा समझो। तो आप एक काम करना, सारे अमाइनो एसिड का एक मीन एवरेज मोलिकुलर वेट मान लेना 110 डाल्टन मान लेना। कब मानोगे, देखो यहीं पर ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। अमाइनो एसिड रेजिड्यू अमाइनो एसिड रेजिड्यू का मतलब साफ है कि ये अमाइनो एसिड कहां है, इन प्रोटीन। जब अमाइनो एसिड प्रोटीन में है तो क्या बनता है, रेजिड्यू। तब वहां अमाइनो एसिड का मीन एवरेज वेट होगा 110 डाल्टन। लेकिन जब अमाइनो एसिड प्रोटीन से निकल करके फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा तब इसका मोलिकुलर वेट 110 नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अच्छी बात बताया हूं। तो जब प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड हो तब इसकी एवरेज मोलिकुलर वेट होती है 110। कैसे निकालोगे, मान लेते हैं कि आपको मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन दिया और इसमें 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यू दे दिया, कहा कि इसका मोलिकुलर वेट निकालो। कैसे निकालो जरा ध्यान देना। 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यू लिया और आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट कितना है, 110 डाल्टन। तो 5 अमाइनो एसिड का कितना वेट हो जाएगा, 110 गुणे 5 हो जाएगा, हाँ या ना। तो कितना होगा, 11 × 5 = 55, 550 डाल्टन हो गया। बट ये सही उत्तर नहीं है। क्यों, अभी समझो। जब आप इसके बीच में बनाया पेप्टाइड बॉन्ड, तो उस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के समय में क्या होता है, 18 आपको होता क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो जाता है सिस्टम में। उस वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के कारण क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल इस वाटर मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट है। इतना वेट उसमें से निकल जाता है। इस वेट को इस 550 में से माइनस करना पड़ेगा। कैसे, देखो 5 अमाइनो एसिड मिलकर बना एक पॉलीपेप्टाइड चेन, तो आपको बताया था कि 5 में कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा, 4 होगा, एक कम होता है। तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी 4 × 18, 18 जो 72। आपको 72 जो 72 जो आपका नंबर है इसको यहां से माइनस करना पड़ेगा। 10 में से दोगे 8, 7, 4, तो 478 इसका ओवरऑल मोलिकुलर वेट होगा। ये तरीका है निकालने का कि अगर आपको क्या किया है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दे दिया है, उसके अंदर अमाइनो एसिड रेजिड्यू दिया हुआ उसके अंदर, तब आपको इसी तरह से निकालना होगा कि 110 से गुणा करिए और जितना बॉन्ड है उतना बॉन्ड को 18 से गुणा करके उतना वैल्यू को माइनस कर दीजिए, क्योंकि उतना वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर निकल चुका है, तभी आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात समझ पाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो डाउट सेशन में पूछना, वहां और समझाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप जो इसमें आता है क्वेश्चन, वह पूछता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन पर ओवरऑल चार्ज कितना होगा, कैसे निकालोगे। तो वही उपाय था जिस तरह मैंने आपको अमाइनो एसिड पर पीआई चार्ज निकाला था, बताया था आपको निकालना, उसी तरह करना क्या है। इसमें इंपॉर्टेंस बात क्या है कि इस तरह आपको पॉलीपेप्टाइड चेन दे देगा, इधर आएगा एन टर्मिनल, इधर आएगा सी टर्मिनल। ध्यान से सुनना कैसे निकालोगे। जितने भी अमाइनो एसिड इसमें होंगे, यहाँ जितने भी अमाइनो एसिड होंगे, एक चीज ध्यान देना, जितने भी अमाइनो एसिड पेप्टाइड
चेन के अंदर होंगे, इन सभी अमाइनो एसिड का सी कार्बोक्सिल ग्रुप और एमीन ग्रुप फ्यूज रहेगा, उस पर चार्ज नहीं निकालना है। सिर्फ फर्स्ट अमाइनो एसिड जिसका एन टर्मिनल फ्री है इस पर चार्ज निकालना होगा, और लास्ट अमाइनो एसिड जिसका सी टर्मिनल फ्री है इस पर चार्ज निकालना होगा। बाकी बीच में जितने भी अमाइनो एसिड है, इन अमाइनो एसिड का सिर्फ और सिर्फ ये पता करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जिसका pKr यानी जिनका साइड चेन आयोनाइज हो जाता है। तो आपको कुछ भी दे देगा, एक आपको pH दे देगा, मान लीजिए pH 7 दे दिया, कहा कि pH 7 पर इसका निकालो चार्ज। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट अमाइनो एसिड जो सबसे लेफ्ट में है उसका एमीन ग्रुप पर चार्ज कितना वह निकाल लो। सबसे राइट साइड में CO ग्रुप है उसका pK वैल्यू आपको पता है, एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं करना है, रेंज में याद कर लो सही रहेगा। वहां से pH निकालो। अब बीच में जितने इसके बीच में जितने अमाइनो एसिड हैं, इन अमाइनो एसिड का आप सिर्फ ये पता करो कि इसमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जिसका साइड चेन आयोनाइजेबल होता है। इतना पता करो, सवाल बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैंने क्वेश्चन डाला है स्लाइड में, डाउट सेशन में बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आता है, कभी पूछ देता है, जैसे आपको सवाल ऐसे पूछेगा कि मान लेते आपको दे दिया 3 अमाइनो एसिड, ठीक है, अब कहा कि इस 3 अमाइनो एसिड से आप कितने टाइप्स के ट्राइपेप्टाइड बना सकते हैं। जरा ध्यान से सुनना, एक बार मैं समझाऊंगा। 3 अमाइनो एसिड दिया है, तीनों डिफरेंट अमाइनो एसिड है और तीनों एक एक मोल दिया गया है। तो उस 3 अमाइनो एसिड से आप कितना ट्राइपेप्टाइड बना पाएंगे, इस बात को समझना। कैसे बनाओगे जरा देखो। अगर सवाल ऐसा दिया है कि 3 अमाइनो एसिड, मान लो लेते हमें ए बी सी, ए का एक मोलिक्यूल, बी का एक मोलिक्यूल, सी का एक मोलिक्यूल है, ठीक है, इससे क्या बनाना है, ट्राइपेप्टाइड। ध्यान से सुनना, एक बार में समझा दूंगा। इसमें 2 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन है, अगर ए बी सी तीनों अमाइनो एसिड को रिपीट नहीं करोगे एक पेप्टाइड में, मतलब एक बार जब बनाओगे एक पेप्टाइड, उसमें कोई भी अमाइनो एसिड एक ही बार होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तब इसका फॉर्मूला होता है कि आपने लिया 3 अमाइनो एसिड, तो मान लो यहां n मान लो 3 के बराबर, तो n का पावर p कर दो। p होता है नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड, ठीक है, और n को मान लो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। इसको नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड मत मानो, क्योंकि आप बता ही दोगे ट्राइपेप्टाइड कितना बनेगा तो फिर निकालने की जरूरत क्या पड़ेगी। इसको मान लो, इस p को आप मान सकते हो कि कितना ऑर्डर मान सकते हो, ऑर्डर। तो यहां याद रखना, जितना अमाइनो एसिड उतना ही ऑर्डर हो जाएगा, यानी 3 ऑर्डर हो जाएगा। तो यहां पर आपका 3 अमाइनो एसिड है और 3 ऑर्डर का मतलब है पॉसिबिलिटी। तो 3 अमाइनो एसिड को, सॉरी यहां एक चीज में गड़बड़ा ये कि यहां मैंने बताया कि अमाइनो एसिड रिपीट नहीं होगा। तब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इसका एकदम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उस पर ज्यादा रिसर्च मत करना। क्या है कि 3 अमाइनो एसिड दिया मैंने, तो कैसे निकालोगे अगर अमाइनो एसिड रिपीट नहीं है तो 3 में से एक नंबर माइनस करो तो हो गया 2, फिर 2 में से एक नंबर माइनस करो तो क्या कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। इनको गुणा कर दो, क्या करोगे, इनको गुणा कर दो, कितना हो गया आपका 2, यही 2 आपका उत्तर है। यानी आपको अगर दे दिया 5 अमाइनो एसिड और कहा कि इससे पेंटापेप्टाइड बनाओ, कितना बनेगा पेंटापेप्टाइड, तो कैसे निकालोगे, 5 में से 1 माइनस करो 4, 4 में से 1 माइनस कर दो 3, 3 में से 1 माइनस कर दो 2, 2 में से 1 माइनस कर दो 1, 1 कर दो 0 हो जाएगा। यानी 4 3 12, 12 2 24, यानी टोटल आपको 24 डिफरेंट टाइप्स के पेप्टाइड आपको मिलके बन जाएगा, अगर आपका ये अमाइनो से रिपीट नहीं हो रहा है तो। अगर ये रिपीट कर गया, पार्ट बी समझो, इफ रिपीटेड मतलब अगर अमाइनो एसिड बार बार रिपीट हो रहा है एक ही अमाइनो एसिड, तब क्या होता है, तब ये फॉर्मूला यहाँ पर, ये फॉर्मूला गलत हो, इसको ध्यान हटा देना, गलत फॉर्मूला हो गया, आपको ये बनाना है, ठीक है। चलो, अगर आपका अमाइनो एसिड रिपीट हो गया तब इस केस में क्या करना, n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, तो जितना अमाइनो एसिड उतना ही से पावर कर दो, ठीक है। तो 5 का पावर 5, तो समझ लो कितना बन जाएगा। अगर 3 ले लिया अमाइनो एसिड तो 3 के पावर 3 मतलब 27 हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर रिपीटेशन अलाउ है, जितना अमाइनो एसिड
3 अमाइनो एसिड तब पूछ लिया ट्राइपेप्टाइड, 4 आया तो पूछा ये टेट्रापेप्टाइड, जितना अमाइनो एसिड उसका उतना पावर कर देना, आपको उत्तर उतना आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, इस पर सवाल आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछ दिया 5 अमाइनो एसिड है, अब बनाना है ट्राइपेप्टाइड, तब ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा, तब वहां पर प्रोबेबिलिटी लगा सवाल बनाना है। मैंने एक सवाल रखा है, आपसे बनवाऊंगा डाउट सेशन में। ठीक है, एक सवाल आता है टाइप 4 में आता है, आपको बताया था कि डाई सल्फाइड बॉन्ड बनता कैसे। एक सवाल ऐसे पूछ देगा कि कोई पेप्टाइड चेन ए है, इसमें 15 अमाइनो एसिड है। ठीक है, इस 15 अमाइनो एसिड में 5 सिस्टीन अमाइनो एसिड है, तो इस 5 सिस्टीन अमाइनो एसिड से कितने पॉसिबल डाई सल्फाइड लिंकेज बनेगा, ये आपको बताना है। कितने पॉसिबल डाई सल्फाइड लिंकेज बनेगा ये बताना है। ये सवाल आ चुका है, बनवाएंगे, टेंशन मत लो। कैसे निकालोगे देखो, मान लो मैं लेता हूं पेप्टाइड चेन, सॉरी लेता हूं सिस्टीन, एक यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ, 4 यहाँ, 5th यहाँ। जरा लॉजिक समझ लो, बाद में याद करना, सवाल बन जाएगा। फर्स्ट सिस्टीन सेकंड से ही बॉन्ड बना सकता है, थर्ड से ही बना सकता है, 4 से ही बना सकता है, 5th से ही बना सकता है। तो पहला सिस्टीन बाकी 4 से बनाया ना, तो 4 तरीके से बना लिया, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, यानी पहला सिस्टीन बाकी 4 सिस्टीन से 4 तरीके से बनाएगा डाइसल्फाइड लिंकेज। तो कितना हो गया आपको, 4 तरीका हो गया, प्लस कर दो। अब देखो, अब जब सेकंड की तरफ बढ़ोगे तो पहला तो ऑलरेडी पहला तो आपका डाइसल्फाइड लिंकेज में इन्वॉल्व हो गया, तो अब पहले को आप इंक्लूड मत करो, अब सेकंड को ले लो। सेकंड से चलोगे तो 1 2 3, क्योंकि 3 ही सिस्टीन बचा हुआ है, तो सेकंड वाला 3 से 3 तरीके से बना सकता है, इसको 3 जोड़ दो। सेकंड का भी काम खत्म हो गया, आप थर्ड को पकड़ लो। तो थर्ड वाला क्या करेगा, थर्ड वाला एक बार 4 से करेगा, एक बार 5 से करेगा, यानी 2 तरीके से हो गया। थर्ड भी गया, बचा 4, तो 4 तो 5 से करेगा एक ही तरीके से, तो 1 हो गया। बाकी लास्ट का तो इन्वॉल्व हो ही गया पेप्टाइड, ये इन्वॉल्व आपका हो ही गया डाइसल्फाइड बॉन्ड में, अब आगे काम नहीं करना। सबको जोड़ दो, क्या करो, सबको जोड़ दो। तो 4 3 7 2 9 1 10, टोटल आपके पास क्या होगा, 10 प्रकार के डाइसल्फाइड लिंकेज आपको मिल जाएंगे। यही तरीका बनाने का। ठीक है, तो जब सवाल आए पेपर में कि 6 सिस्टीन है, तो क्या करोगे, 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, सबको जोड़ दो, फटाक से सवाल आपका बन जाएगा बिना किसी रिसर्च किए हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने चारों टाइप का जितना कॉम्बिनेशन बैठा था, सारा कॉम्बिनेशन का सवाल बता दिया है। अब ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस है, इसको जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसको डाउट सेशन में ले लेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ये मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी, ये जैम का कुछ क्वेश्चन उठाया हुआ है। आप सबको ब्रीफ तो पता ही होगा, ऐसे आगे मैं और डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो इस सवाल को बनाइए, आशा करता हूं आपने सवाल को उतार लिया होगा। बाद में इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, अब बना लेना सवाल को। मैं आगे बढ़ता हूं। ये रहा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब वो क्या दिया है, न्यूमेरिकल दिया है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स है, इसको बनाइए। जो मैं कह रहा था ये न्यूमेरिकल्स यहाँ आ गया। आपको बनाना है टेट्रापेप्टाइड और 4 अमाइनो एसिड दिया, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर किया क्या है, जरा देख लो। किया यह है, वैलिन का 2 मॉलिक्यूल लिया, एलानिन का 1 मॉलिक्यूल लिया, सेरीन का 1 मॉलिक्यूल लिया। तो जो बताया फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, और सिखाएंगे आपको डाउट सेशन में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन 4 और 5। मैंने अभी कहा ना कि क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पेप्टाइड दे दिया है। अब क्या कहा है कि pH 7 पर इसका चार्ज निकला। ऐसा सवाल आता है, ये सवाल ऐसा सवाल आपके गेट में आ चुका है, जैम में आ चुका है, इवन CSIR में भी आ चुका है, अब आगे भी आता रहेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आशा करता हूं नोट डाउन कर लिया। ये सवाल देखो क्वेश्चन 5, ये आ चुका है आपके जैम के पेपर में कि एक प्रो इंसुलिन है, उसमें 84 रेजिड्यू है अमाइनो एसिड का, उसमें 616 मॉलिक्यूल्स है। तो बताइए कितना डिफरेंट डाइसल्फाइड कॉम्बिनेशन बनेगा, ये निकाल लेना। कैसे निकालोगे, मैं थोड़ा हिंट देता हूं। 6 है तो क्या बताया, मैंने क्या बताया था, कैसे निकालोगे, क्या करना आप कि इसमें 5 4 3 2 1 सबको जोड़ देना, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट होगा, अगर आप डाउट सेशन में नहीं भी आते हो
तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, सारी बातें समझा दूंगा मैं डाउट सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, बाय। फिर मिलेंगे आपको 10 मिनट के बाद डाउट सेशन में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।